नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। ये मेरे बारे में है और यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है जहाँ पर इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। आज पॉलिटिकल थियरी के सीरीज में आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे उसका नाम है राज्य। तो आइए जानते हैं राज्य के बारे में। वास्तव में राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र राज्य अथवा राज्य से संबंधित विषय ही होते हैं, क्योंकि राज्य की चाहे जो राज्य की कार्यकारी संस्थाएं हैं, राज्य के अंग हैं अथवा राज्य के स्वयं राज्य केंद्रित जो अध्ययन होते हैं वह राजनीति विज्ञान का मुख्य केंद्रीय विषय होता है। कुछ विद्वान तो राजनीति विज्ञान के को राज्य का अध्ययन ही मानते हैं। उनका मानना है कि राज्य ही है जो कि राजनीति विज्ञान के केंद्र में होता है। हालांकि कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो कि कहते हैं कि जिनका यह मानना है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य जैसे विषय को हटा देना चाहिए, इसका कोई उपयोग नहीं है। हालांकि यह विमर्श का विषय है, यह इस पे हम अधिक विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जाननी हैं। जैसे हमारे जीवन का प्रत्येक पहलू, हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य राज्य से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित रहता है, और इस तरह से राज्य का उन सभी कार्यों में हस्तक्षेप भी होता है, चाहे वो कानून के माध्यम से हो, कानून के नियंत्रण के माध्यम से हो, पुलिस के माध्यम से हो, न्यायालय के माध्यम से हो। तो अलग अलग प्रकार से जीवन का प्रत्येक क्षेत्र राज्य के द्वारा प्रभावित होता है, राज्य का उसमें हस्तक्षेप होता है। और यही कारण है कि आज के समय में राजनीति विज्ञान के अलावा भी अन्य विषयों में भी राज्य का अध्ययन किया जाता है, राज्य के स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। तो राज्य की संकल्पना के बारे में जान लेते हैं। प्रारंभ में राज्य का अर्थ हुआ करता था एक क्षेत्र से, एक ऐसा क्षेत्र, भूभाग कहिए, या कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कुछ जनसंख्या रहती हो और उस क्षेत्र के ऊपर किसी का शासन हो। मतलब एक क्षेत्र और एक सत्ता, यह प्रारंभ में राज्य से संबंधित होता था। किंतु राजनीति विज्ञान का जब इसका विशेष अध्ययन होने लगा और इस विशेष अध्ययन में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का अध्ययन शुरू हुआ, तो राजनीति विज्ञान को राज्य को परिभाषित करने की आवश्यकता हुई। सबसे पहले मैकियावेली के लेखनों में स्टेटो, जो राज्य का अंग्रेजी वर्जन है, अंग्रेजी शब्द है स्टेट, उसका जो मूल शब्द है स्टेटो, वो मैकियावेली के लेखन में मिलता है। उसके बाद भी अन्य लेखकों ने भी राज्य के बारे में अपनी अपनी संकल्पनाएं दी हैं। जैसे कि वेबर का मानना है कि एक क्षेत्र में विधि सम्मत बल प्रयोग का जो एक अधिकार होता है वो राज्य को के लिए वह राज्य कहलाता है। तो यहाँ पर वेबर हुए, मैकाइवर पेज हुए, तो ये इन लोगों ने मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया कि अगर किसी एक क्षेत्र विशेष में कोई एक ऐसी सत्ता है जो कि बल प्रयोग कर सकती है और वो सर्वोच्च सत्ता एकाधिकार रखती है, मतलब उसके अलावा कोई दूसरा उस सर्वोच्च बल के प्रयोग का अधिकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति को राज्य कहा जा सकता है, या यही वही सत्ता राज्य कहलाती है। तो प्रारंभ में राज्य के संदर्भ में यह माना जाता था कि बल प्रयोग की, विधि सम्मत बल प्रयोग का एकाधिकार, यही राज्य के लिए मुख्य तत्व है। तो बल प्रयोग की जो कानून के द्वारा विधि सम्मत सत्ता है, उसके अलावा भी राज्य का कुछ और रूप है। जैसे अभी हम अगर देखते हैं तो राज्य कहते ही हमारे दिमाग में जो चीज़ें आती हैं वह है राजा, राज्य की संस्थाएं जैसे सरकार है, न्यायपालिका है, संसद है, और राज्य के पदाधिकारी हैं जैसे कि नेता हैं, नेता नहीं, जैसे मंत्री हैं अथवा अन्य पदाधिकारी हैं, सचिव हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, न्यायालय के अन्य अधिकारी हैं। तो जो भी राज्य के कहते ही हमारे सामने जो बातें स्पष्ट होकर के आती हैं वह है कि राज्य के जो कार्यकारी अंग हैं उनके बारे में। लेकिन इन सब चीज़ों के अतिरिक्त राज्य कुछ और है। तो आइए जानते हैं कि राज्य है क्या। राज्य के मुख्य रूप से 4 तत्व माने जाते हैं। अगर ये 4 तत्व किसी भी संस्था में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में मिलते हैं तो आपको यह मानना है कि वह राज्य है। तो आइए जानते हैं। यह पहला तत्व है जनसंख्या का। जनसंख्या का मतलब होता है लोगों का समूह, यानी लोग। अगर कोई राज्य है तो उस राज्य के लिए परम आवश्यक है कि उस राज्य के अंतर्गत कुछ लोग रहते हैं। यह जो राज्य है वह मनुष्यों का योग है, यानी मनुष्यों से मिलकर के बना है। जैसे वो अन्य संस्थाएं, जो जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं मनुष्यों के योग से बनती हैं, वैसे राज्य भी मनुष्यों के योग से बनी हुई एक संस्था है। अब मुख्य रूप से इस तत्व के बारे में हमें यह जानना है कि क्या राज्य के लिए कोई आवश्यक मापदंड निर्धारित किए गए हैं कि जनसंख्या कितनी होनी चाहिए या जनसंख्या कैसी होनी चाहिए। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जनसंख्या के मापदंड रखे हैं। हालांकि उनका कोई विशेष महत्व नहीं है। अगर वर्तमान में हम देखें तो कहीं भी ऐसी कोई उस मापदंड के अनुसार कोई भी राज्य
जैसे प्लेटो जब बोलता है कि 5040 जनसंख्या होनी चाहिए, अरस्तु भी कुछ ऐसे ही जनसंख्या बताता है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो वो उस समय के तत्कालीन सिटी स्टेट की चर्चा करते हैं, प्राचीन यूनान के जो नगर राज्य थे उनकी चर्चा करते हैं। अभी वर्तमान में हम देखा जाए तो कहीं भी किसी भी राज्य के अंतर्गत निश्चित जनसंख्या का मापदंड नहीं हो सकता, किंतु कम से कम इतनी जनसंख्या तो होनी चाहिए जो कि राज्य के लिए अस्तित्व बनाए रखने के लिए सहायक हो। मतलब ना तो इतनी ज़्यादा हो कि राज्य की जनसंख्या भूखों मरने लगे और राज्य का अस्तित्व संकट में आ जाए, और ना ही इतनी कम हो कि आवश्यक कार्यों के लिए उसे दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़े। तो इसलिए राज्य की जनसंख्या संतुलित होनी चाहिए। साथ ही कुशल और स्वस्थ जनसंख्या होनी चाहिए। कुशल और स्वस्थ का मतलब है कि विकलांग जो व्यक्ति हैं या जो भी अकुशल हैं, निरक्षर हैं, तो ऐसी जनसंख्या राज्य के लिए परेशानी भरे होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कुशलता प्रदान की जाए। ऐसा नहीं है कि उन्हें राज्य से निकाल दिया जाए, बल्कि उन्हें कुशलता प्रदान की जाए, शिक्षित किया जाए। जो विकलांग है उन्हें दूसरी तरह से इस योग्य बनाया जाए कि वो किसी भी व्यवस्था के लिए सहायक हों और राज्य के कार्य में भाग ले सकें। तो इस तरह से जनसंख्या जो है, इसके अलावा जनसंख्या बहुल या एक रूप हो सकती है। हो सकता है कि जनसंख्या में अलग अलग जाति धर्म को मानने वाले लोग हैं, अलग प्रजाति के लोग हैं, और या फिर ये भी हो सकता है कि वो एक ही प्रजाति, एक ही धर्म, एक ही भाषा को बोलने वाले हों। तो इस तरह से एक रूप भी हो सकती है, बहुल भी हो सकती है। इसका कोई भी निर्धारित मापदंड नहीं है। और साथ ही किंतु यह बात महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या और संसाधनों के बीच में संतुलन होना चाहिए। जिस हिसाब से संसाधन राज्य के अंतर्गत मौजूद हों, उसी हिसाब से जनसंख्या होनी चाहिए। अगर कोई भी उजाड़ प्रदेश हो जहाँ संसाधनों की कमी हो और जनसंख्या ज़्यादा हो, तो उन प्रदेशों में वह राज्य न तो स्वतंत्र रह सकता है और न ही आत्मनिर्भर रह सकता है। जनसंख्या के बाद दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है भूभाग का। वास्तव में यह जनसंख्या से पहले आता है, किंतु हमने चर्चा जनसंख्या की पहले इसलिए की क्योंकि हम अभी राज्य की संकल्पना राजनीति विज्ञान के संदर्भ में कह रहे हैं। हम कोई ऐतिहासिक व्याख्या नहीं कर रहे हैं। वास्तव में ऐतिहासिक रूप से भूभाग पहले आया, उस पर जनसंख्या उत्पन्न हुई, किंतु राजनीति विज्ञान और समाज के हिसाब से हम कर रहे हैं, इसलिए जनसंख्या की चर्चा पहले की। भूभाग के लिए मुख्य रूप से आवश्यक है कि एक निश्चित भूभाग हो, अर्थात ऐसी ऐसी जमीन हो, भूमि हो जिसकी एक निश्चित सीमा हो। अब ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। इसका कोई मापदंड नहीं है, निर्धारित नहीं किया गया है कि कितना बड़ा भूभाग हो, किंतु इतना हो कि उसकी जनसंख्या के लिए पर्याप्त हो और संसाधन हो उसमें। हो सकता है कि एक रूप भी भूभाग हो सकता है, जैसे मैदानी क्षेत्र हो या पहाड़ी क्षेत्र हो या समुद्र का किनारा हो, कि या फिर हो सकता है कि वो एक रूप न हो, बहुलता हो, जैसे भारत है। भारत में मैदान भी हैं, पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, समुद्र का किनारा भी है। तो कोई भी राज्य का जो भूभाग है वह एक रूप भी हो सकता है और बहुल भी हो सकता है, किंतु यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वही राज्य सफल होंगे, वही राज्य ज़्यादा दिन तक अस्तित्व में बने रहेंगे जो जनसंख्या के लिए पर्याप्त हो। जहाँ जनसंख्या के लिए पर्याप्त भूभाग हो, उनको बसने के लिए, खेती करने के लिए, जीवन के संसाधन तलाशने के लिए। तो इस तरह से जनसंख्या और भूभाग ये दो महत्वपूर्ण भाग हैं, राज्य के मूल तत्व हैं। अब इसमें तीसरा भाग है सरकार का। वास्तव में जब हम सरकार का नाम लेते हैं तो यह राज्य का एक प्रकट रूप है, प्रत्यक्ष रूप है, जो जनता के सामने देखने को मिलता है। राज्य के प्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है कि यही जो सरकार ही ऐसा अंग है जो कुछ काम करती है और वह कार्य राज्य के कार्य कहलाए जाते हैं। सरकार ही शासन करती है, सरकार ही कानून बनाती है, सरकार ही जनता का नियमन करती है, पुरस्कार और दंड की व्यवस्था करती है। तो यह ऐसी व्यवस्था, यह सरकार जो है वह राज्य का कार्यकारी अंग है। जैसे हमारे हाथ पैर होते हैं, आँख होती है। हो सकता है कि हमारा जो अस्तित्व है वह जीव तत्वों में है, किंतु हमारे जो भी हाथ पैर हैं, अंग हैं, जितने भी शरीर के अंग हैं, यह सब उसके कार्यकारी अंग हैं। उसी तरह सरकार भी राज्य का कार्यकारी अंग है। यह अब सरकार के लिए कोई भी शासन प्रणाली हो सकता है लोकतंत्र हो अथवा राजतंत्र हो अथवा अल्पतंत्र हो, कोई भी शासन की व्यवस्था हो सकती है। राज्य के लिए शासन प्रणाली की भी कोई विशेष मापदंड या कोई निर्धारित अवस्था नहीं बताई गई है। किंतु एक बात महत्वपूर्ण है, अगर कोई भी सरकार जो जनता के कल्याण में लगी हुई है, उस राज्य का अस्तित्व ज़्यादा दिन तक रहेगा।
अगर कोई सरकार जो जनता कल्याण के विरुद्ध है, अधिनायकवादी है, तो उस राज्य का अस्तित्व शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, वहाँ क्रांति हो जाएगी। राज्य में या तो सरकार बदल जाएगी या राज्य टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सरकार राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार के कार्य ही जनता में राज्य का अस्तित्व याद दिलाते। जब कोई कार्य होता है, विकास कार्य हो या कोई भी नियमन का कार्य हो, टैक्सेशन का कार्य, कोई भी काम जो सरकार करती है, तब जनता को याद आता है कि वह इस राज्य के भाग हैं। वास्तव में सरकार के कार्यों के द्वारा ही राज्य का अस्तित्व पता चलता है। यह अब सरकार कम से कम ऐसी तो होनी ही चाहिए कि वह आंतरिक रूप से शासन करने में सक्षम हो, वह जनता को अपने साथ जोड़कर रख सके, जनता के लिए आवश्यक शासन बना सके, आवश्यक संसाधन जुटाने में और अपने खुद के उपयोग के लिए, सरकार चलाने के लिए जो आवश्यक संसाधन है उनके लिए भी वह पर्याप्त कार्य कर सके और बाह्य कार्यों को भी करने में सक्षम हो, बाहरी आक्रमण से रक्षा करने में सक्षम हो या बाहरी संबंध बनाने में सक्षम हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सरकार महत्वपूर्ण अंग है राज्य का। एक अन्य महत्वपूर्ण अंग है संप्रभुता। वास्तव में यह तीनों जो प्रमुख हमने अंग अभी तक चर्चा की, भूभाग, जनसंख्या और सरकार की, ये तीनों इस एक अंग के बिना अधूरे हैं, क्योंकि बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं ऐसी हैं, इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि संप्रभुता के बिना राज्य के समकक्ष नहीं खड़े होते। यह संप्रभुता ही जो वेबर ने कहा कि विधि सम्मत शक्ति के प्रयोग की का एकाधिकार, तो यह जो विधि सम्मत शक्ति के प्रयोग का एकाधिकार है वह संप्रभुता ही है। यह संप्रभुता की शक्ति ही है जो राज्य को यह बल प्रदान करती है कि वह अपने अंतर्गत जनता को के ऊपर शासन कर सके और बाहरी नियंत्रण से खुद को मुक्त रख सके। तो संप्रभुता ही ऐसी शक्ति है जो जनता पर शासन करने देती है। दूसरा, राज्य की शक्ति जिससे आंतरिक मामलों में सर्वोच्च और बाह्य मामलों में स्वतंत्र। संप्रभुता की मुख्य परिभाषा यही है कि यह एक राज्य की शक्ति है। और कैसी शक्ति है? जिससे कि राज्य आंतरिक मामलों में सर्वोच्च होता है, अर्थात कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसा एसोसिएशन नहीं है जो कि राज्य से ऊपर हो। राज्य के कानून सबके ऊपर लागू होंगे, यानी राज्य अपने आंतरिक मामलों में सर्वोच्च है और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, अपने देश के बाहर के मामलों में वह स्वतंत्र है। मतलब आंतरिक मामलों में सबसे बड़ा है और बाह्य मामलों में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राज्य सबके बराबर है, वह अपनी नीतियां निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। तो यह जो राज्य का गुण है वह राज्य को वास्तव में महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक है और राज्य यही संप्रभुता का ही तत्व है जो कि अलग बाकी संस्थाओं से अलग करता है। सरकार को शक्ति और स्वतंत्रता संप्रभुता से ही मिलती है। सरकार जो भी अपने कार्य करती है वह दूसरों से स्वतंत्र रह के कर सके और उसको करने की शक्ति जो मिलती है वह संप्रभुता के तत्व से ही मिलती है। और साथ ही राज्य की अनिवार्य सदस्यता के पीछे भी यही बल स्थित है। आप इस बात को समझिए कि धरती पर आप कहीं भी रहेंगे, आपको किसी न किसी राज्य का सदस्य होना ही पड़ेगा, यह अनिवार्य है। और उसका कारण भी यही बल है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्येक क्षेत्र है जो भी धरती पर है वह किसी न किसी राज्य के अधीन है। ठीक, तो इस तरह से ये चार तत्व है, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये चार तत्व ऐसे हैं जो कि राज्य का निर्माण करते हैं। अब हम ऐसे किसी भी एसोसिएशन को देख सकते हैं, इंस्टीट्यूशन को देख सकते हैं, जिसके आधार पर हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इन चार में से कोई तत्व, अगर इन चारों तत्व अगर उसमें उपस्थित हैं तो वह राज्य कहलाएगा, अगर इन चारों में से कोई एक तत्व अनुपस्थित है तो वह राज्य कहलाने योग्य नहीं है। अब कुछ लोग यह मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो मान्यता है वह भी राज्य के लिए आवश्यक है, किंतु वास्तव में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता या सभी देशों के द्वारा मान्यता नहीं प्राप्त है, या वैश्विक संगठनों की सदस्यता को भी लोग, जैसे यूएनओ है, यूरोपीय यूनियन, जो भी जितने भी वैश्विक संगठन हैं उन सब के सदस्यता के रूप में भी माना जाता है कि अगर वैश्विक रूप से वो संगठन के सदस्य, स्पेशली यूएनओ के, तो वो राज्य कहलाने योग्य हैं। या फिर अगर कोई राज्य ऐसा है जो कि आत्मनिर्भर है तो वो राज्य कहलाने योग्य है। तो ये जो मापदंड हैं ये अन्य मापदंड है, इन्हें जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में चार ही तत्व ऐसे हैं जो कि राज्य को बनाने के लिए महत्वपूर्ण है और पर्याप्त हैं। ये सब तत्व केवल चर्चा की विषय हैं, यह राज्य को बनाने के लिए आवश्यक नहीं, क्योंकि वास्तविक रूप से हम देखें तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि राज्य के रूप में स्थापित हैं किंतु उन्हें अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य नहीं है, आत्मनिर्भर भी नहीं है।
तो इस तरह से राज्य की अवधारणा के लिए केवल 4 ही तत्व हैं: भूभाग, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। अब कुछ विमर्शों पर चर्चा कर लेते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न जो कि राज्य के संदर्भ में पूछे जाते हैं, जैसे कि संघवाद में संप्रभुता और राज्य की संकल्पना पर कुछ प्रश्न हैं। पहले तो संघवाद जान लेते हैं। संघवाद का मतलब होता है 2 तरह की सरकारें, एक ही क्षेत्र में एक ही जनसंख्या के ऊपर 2 तरह की सरकारें। जैसे अपने भारत में देखिए कि भारत में एक केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है, और दोनों से गवर्न होने वाले वही लोग हैं, वही भूभाग है। ऐसे में क्या संप्रभुता 2 भागों में बट गई? और अगर संप्रभुता 2 भागों में बट गई तो क्या भारत राज्य कहलाएगा? तो समझ लेते हैं इस प्रश्न को कि संप्रभुता और संघवाद में कोई भी विरोध नहीं है। वास्तव में जब कभी परेशानी उत्पन्न होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस समय केंद्र सरकार की ही विधियां मान्य होती हैं। तो इसके अलावा ये जो राज्य सरकार या कि नगर पालिकाएं, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, जितने भी यह बनाए गए हैं, यह शासन करने के लिए या शासन को कुशल बनाने के लिए है। यह किसी भी तरह से राज्य की संप्रभुता का बंटवारा नहीं है। तो यह समझना होगा कि संघवाद का संप्रभुता से या संघवाद का राज्य के होने या न होने से कोई संबंध नहीं है। एक संघवादी राज्य एकात्मक राज्य या गैर संघवादी राज्य की तरह ही राज्य है, वह इस संकल्पना से कहीं भी अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो केंद्र सरकार है उसी के पास संप्रभुता होती है, और केंद्र सरकार ही उस पर अपने भूभाग की जनसंख्या पर, पूरे देश की भूभाग की जनसंख्या पर सत्ता स्थापित करती है, शासन करती है। एक दूसरा प्रश्न है कि क्या भारत के राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जितने भी राज्य हैं, ये क्या राज्य हैं या प्रदेश हैं? तो वास्तव में हम आम बोलचाल की भाषा में राज्य का प्रयोग इनके लिए करते हैं। भारत के जो भी प्रांत हैं उनके लिए राज्य का प्रयोग करते हैं, किंतु राजनीति विज्ञान में जिस राज्य की हम चर्चा कर रहे हैं, यह एक राज्य की संकल्पना है। यह प्रयोग में आने वाले प्रांत या राज्य जैसे शब्द नहीं है, यह राज्य की संकल्पना है। और उस संकल्पना के अंतर्गत यह जो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, बंगाल या उड़ीसा, बिहार, ये सारे राज्य जो हैं ये राज्य नहीं कहलाएंगे, ये प्रांत हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंतर्गत भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है, किंतु संप्रभुता नहीं है। तो संप्रभुता के अभाव में, संप्रभुता किसके पास है? संप्रभुता है केंद्र सरकार के पास, केंद्रीय संसद के पास, या फिर भारत के संविधान के पास। तो इस तरह से संप्रभुता जो है वो न होने के कारण जो प्रांत हैं उन्हें राज्य नहीं कहा जाएगा। एक अन्य प्रश्न है, राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है? तो मैंने राष्ट्र जब पढ़ाया था तब इसकी चर्चा की थी कि राष्ट्र के लिए आवश्यक तत्व है यह हम की भावना और एक क्षेत्र में कुछ अपना बिलोंगिंगनेस खोजना, एक क्षेत्र की जनसंख्या में अपना अपनत्व खोजना, यह राष्ट्र कहलाता है। यह एक भावना है। और राज्य क्या है? राज्य के लिए हमने आवश्यक 4 तत्व बताए। ये सारे तत्व राज्य के लिए आवश्यक हैं, किंतु राष्ट्र के लिए आवश्यक नहीं है। राष्ट्र के लिए अपनेपन की भावना और जनसंख्या होना आवश्यक है, एक साझा इतिहास, साझी संस्कृति होना आवश्यक है। उसके लिए संप्रभुता, सरकार, ये सब की आवश्यकता नहीं है। यह जो भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार की आवश्यकता है वह राज्य के लिए है। तो इस तरह से राज्य और राष्ट्र में अंतर है। राज्य भौतिक है और राष्ट्र मानसिक है। ठीक। एक अन्य प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को जब एक राज्य स्वीकार करता है तो क्या वह संप्रभु रह जाता है? और अगर वह संप्रभु रहता है, नहीं रह जाता, तो राज्य कैसे रहता है? जैसे बहुत सारी संधियां होती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कुछ यूएनओ के संदर्भ में है, कुछ डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में है, या अन्य बहुत सारी संधियां होती हैं जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पे। तो एक राज्य दूसरे राज्य की शर्तों को स्वीकार करता है, तो ऐसे में क्या उसकी संप्रभुता का हनन होता है? और अगर संप्रभुता का हनन होता है तो वह राज्य कैसे रह गया बिना संप्रभुता के? तो यहाँ हमें यह जानना होगा कि जब कोई भी राज्य दूसरे राज्य के साथ या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत कोई संधि करता है तो वह उस संधि को करने या न करने के लिए स्वतंत्र है। और हमने बताया कि संप्रभुता का मतलब होता है बाह्य रूप से स्वतंत्रता, आंतरिक रूप से सर्वोच्चता। यानी बाह्य रूप से अगर वह कोई निर्णय स्वतंत्र होकर के करता है कोई राज्य, तो न तो वह उसके संप्रभुता का हनन है और न ही उसके राज्य के अस्तित्व पर संकट है। अर्थात बाह्य रूप से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या संबंध अगर ऐसे स्थापित किए गए हैं जिनमें कि राज्य स्वतंत्र होकर के निर्णय लिया है, तो वह उसके अस्तित्व पर किसी तरह से कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता।
अब एक अन्य प्रश्न है, जैसे कॉमनवेल्थ है, यूएनओ आदि संगठन है, वह राज्य की संकल्पना के किस तरह विरोध में है। कॉमनवेल्थ एक ऐसा संगठन है जिसका सदस्य भारत भी है। ब्रिटेन के द्वारा स्थापित किए गए बनाए गए जितने भी उपनिवेश थे, वह जब स्वतंत्र हुए तो उसने ब्रिटेन ने उन्हें एक कॉमनवेल्थ एक संगठन बना करके उनकी सदस्यता उन्हें ऑफर की और प्रत्येक राज्यों ने उसे स्वीकार किया। अब अलग अलग राज्यों ने उसकी अलग अलग शर्तें स्वीकार की। जैसे भारत ने केवल उसके सांस्कृतिक और खेलों के शर्तों को स्वीकार किया, अर्थात कॉमनवेल्थ के रूप में हम सहयोग स्थापित करेंगे, कॉमनवेल्थ के रूप में हम सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे खेल हुए, अन्य बैठकें हुई इत्यादि करेंगे। उसका राजनीतिक कार्यों से, संधियों से, शक्ति प्रदर्शन या सैनिक प्रयोग, इस तरह से उसका कोई संबंध नहीं है। तो कॉमनवेल्थ हुआ, यूएनओ हुआ, ये जो संगठन है, इनके सदस्यता के लिए प्रत्येक राज्य स्वतंत्र होता है और यह स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति ही उसे संप्रभुता प्रदान करती है और राज्य के अस्तित्व पर कोई प्रश्न नहीं उठता। कुछ राज्यों ने अपने, जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने क्राउन को, ब्रिटिश क्राउन को भी स्वीकार किया है। अर्थात जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, वहाँ स्वतंत्र होने के बाद भी ब्रिटिश क्राउन को ही महत्व दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर इसके कारण संप्रभुता समाप्त होगी, यह केवल एक नाम मात्र का महत्व दिया गया है। बाकी कनाडा आदि जिन देशों ने भी स्वतंत्रता के पश्चात ब्रिटिश क्राउन को महत्व दिया है, ब्रिटिश क्राउन को अपनाए रखा है, वहाँ भी संप्रभुता और राज्य की संकल्पना उसी तरह लागू है। अब एक और स्थिति देखने को मिलती है यूरोपीय यूनियन की। यूरोपीय यूनियन में कई सारे देशों ने मिल करके और अपनी एक संगठित संसद बनाई, यूरोपीय संसद बनाई, जिसमें कि प्रत्येक यूरोप के देश से सदस्य जाते हैं और उनके लिए कुछ निर्णय जो लिए जाते हैं, तो प्रत्येक यूरोप के प्रत्येक देश के लिए वह संसद निर्णय लेती है। तो यह भी राज्य की संकल्पना की क्या विपरीत है, तो हमें यह जानना पड़ेगा कि यूरोपीय यूनियन के आने से या वैश्वीकरण के आने से कुछ न कुछ तो राज्य की संकल्पना पर जरूर परिवर्तन आया है। पहले जैसा राज्य संप्रभु नहीं रह गया है, किंतु यह बात भी है कि यूरोपीय यूनियन के जो सदस्य देश हैं, उन्होंने अपने कुछ ही मुद्दों को उस पर यूरोपीय यूनियन की संसद में समर्पित किया है। कुछ ही मुद्दों पर वह संसद नियम बना सकती है, बाकी मुद्दे उनके पास संप्रभुता, सुरक्षा, आंतरिक व्यवस्था, यह मुद्दे उनके पास पहले की तरह ही, यह कार्य उनके पास संरक्षित हैं। अर्थात संप्रभुता का उन्होंने त्याग नहीं किया है, बल्कि सहयोग के लिए एक प्लेटफॉर्म विकसित किया है। तो यूरोपीय यूनियन जैसे संगठन राज्य के अस्तित्व पर ना ही प्रश्न खड़ा करते हैं और ना ही संप्रभुता का हनन करते हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि राज्य का जो पुराना रूप था उसे परिवर्तन करने की चेष्टा अवश्य करते हैं। अब राज्य की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं। पहले भारतीय सिद्धांतों के बारे में जान लेते हैं। भारत में मनुस्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, महाभारत इत्यादि अन्य कई ग्रंथों में भी राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में सिद्धांत प्राप्त होते हैं। मुख्य रूप से ये सिद्धांत दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत ही थे। दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का मतलब है कि अब जैसे कुछ वर्णन हम आपको बता रहे हैं कि पहले न्याय की स्थापना के लिए लोगों ने इकट्ठा होकर के ब्रह्मा से प्रार्थना की और ब्रह्मा ने एक राजा नियुक्त किया। या पहले जो न्याय नहीं था, पहले मत्स्य न्याय था। मत्स्य न्याय का मतलब कि जैसे मछलियों के बीच में न्याय होता है, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक राजा की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह जितने भी ये प्रमाण होते हैं जिन्हें कि राजा और राज्य को ईश्वर ने उत्पन्न किया है, वह सारे सिद्धांत दैव उत्पत्ति के सिद्धांत माने जाते हैं। तो प्राचीन भारत में भी राज्य की उत्पत्ति का यही सिद्धांत मुख्य रूप से प्रचारित प्रसारित रहा या मुख्य रूप से यह अग्रणी रहा। इसमें धर्म की तत्व की ज़्यादा उपस्थिति है और दैवी तत्व की प्रधानता, अर्थात राज्य और राजा को देवताओं से उत्पन्न माना जाता है। तो यह भारतीय राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में भारतीय सिद्धांतों के विषय में था। अब कुछ अन्य पश्चिमी सिद्धांतों को भी जान लेते हैं। जैसे पश्चिम में जो राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत था, वह भारत के दैवी सिद्धांत से ही मिलता जुलता था। जैसे कि राज्य और राजा को ईश्वर ने बनाया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि राज्य और राजा को ईश्वर ने बनाया है और इस कारण से जब ईश्वर ने बनाया है राजा को, तो राजा किसके प्रति उत्तरदायी होगा? वह ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी होगा, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। और इस कारण से, क्योंकि वह राज्य और राजा ईश्वर का बनाया हुआ है, इसलिए उसका विरोध नहीं किया जा सकता। यह तीन बातें एकदम आपस में जुड़ी हुई हैं। राज्य को ईश्वर ने बनाया और राज्य के या राजा जो है वह ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी है
और राज्य और राजा का विरोध नहीं किया जा सकता। तो यह जो सिद्धांत है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, राज्य में या राजा की निरंकुशता स्थापित करने के लिए सबसे पहले आया। धार्मिक ग्रंथों में इसका सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार देखने को मिला। रॉबर्ट फिल्मर की किताब पैट्रियार्का में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से दैवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वह मुख्य रूप से ईसाई धर्म ग्रंथों, बाइबिल इत्यादि के कुछ तत्वों का सहारा लेकर के स्थापित किया गया कि राजा ईश्वर का बनाया हुआ है, उसका विरोध नहीं किया जा सकता और राजा के अंदर ईश्वर का अंश होता है। तो इस तरह से राज्य की उत्पत्ति के लिए यह जो सिद्धांत है बहुत दिनों तक स्थापित रहा और इस सिद्धांत का फायदा उठा करके राजा के द्वारा निरंकुश सत्ता स्थापित की गई, अनुत्तरदायी शासन स्थापित किया गया। अब दूसरा सिद्धांत आते हैं, देखते हैं। दूसरे सिद्धांत में आता है सामाजिक समझौता का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत मुख्य रूप से हॉब्स, लॉक और रूसो ने दिया। यह दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के विरोध में आया। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत हमने बताया कि राजा और राज्य की उत्पत्ति ईश्वर से होती है, इसलिए राजा और राज्य स्वतंत्र हैं, उच्च हैं और उनके ऊपर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता। जब यूरोप में मध्यकाल की समाप्ति हुई तो धार्मिक तत्वों में विश्वास की जगह तर्क की प्रधानता बढ़ी और इस कारण से लोगों ने प्रश्न करना शुरू किया। यह जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है यह उन्हीं प्रश्नों में से एक है। जैसे इन लोगों ने बताया, हॉब्स, लॉक, रूसो ने, ये तीनों अलग अलग विचारक हैं, इन्होंने अलग अलग स्थितियों का वर्णन किया, बस कुछ मिलते जुलते ही हैं इन तीनों के विचार, जिसे कि सामाजिक समझौता सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने बताया कि पहले एक ऐसी स्थिति थी जो राज्य पूर्व की स्थिति थी, मतलब राज्य जब नहीं स्थापित था, कोई भी ऐसी एक सत्ता नहीं थी जो सबके ऊपर शासन करे। तो उस स्थिति में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह का इन्होंने वर्णन किया कि जीवन कैसा था। कुछ ने, हॉब्स ने बताया कि जीवन बहुत ही खराब था और क्षणभंगुर था। लॉक और रूसो ने उसकी अच्छी कल्पना की कि जीवन ठीक था। किंतु यह बताया, मुख्य रूप से यहाँ समझने की बात यह है कि इन तीनों ने बताया कि राज्य की पूर्व की स्थिति जो थी उसमें कुछ परेशानियां उत्पन्न हुई और उन परेशानियों को समाप्त करने के लिए लोगों ने आपस में बैठ करके एक समझौता किया। समझौता क्या किया कि हम लोग मिल करके एक सरकार बनाते हैं, यानी राज्य बनाते हैं। अब यहाँ सब इन तीनों ने अलग अलग रूप से राज्य के निर्माण के बारे में बताया। जब हम पॉलिटिकल थॉट की चर्चा करेंगे तो पॉलिटिकल थॉट के पेपर में इसको जरूर पढ़ाएंगे। तो हॉब्स, लॉक और रूसो ने तीनों ने यह बताया कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। अपनी परेशानियों को समाप्त करने के लिए व्यक्तियों ने मिल करके एक समझौता किया और उसके परिणाम स्वरूप राज्य को बनाया। अब यहाँ पर यह समझने की बात है कि दैवी इच्छा नहीं बल्कि व्यक्तियों की इच्छा से राज्य उत्पन्न हुआ। अब जब व्यक्तियों की इच्छा से राज्य उत्पन्न हुआ तो व्यक्तियों के प्रति राज्य या राजा उत्तरदायी है। अब समय बदल रहा था, राजतंत्र की जगह लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी और इसलिए लोकतंत्र को वैधता देने के लिए या जनता के प्रति उत्तरदायित्व को वैधता देने के लिए यह सिद्धांत आया, जिसने कहा कि ईश्वर नहीं बल्कि व्यक्तियों ने राज्य को बनाया है और इसलिए राज्य और राजा यानी सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। इसने राजा के जो दैवी अधिकार थे उनको चुनौती दी। इसने कहा कि जो भी राजा को दैवी अधिकार अभी तक प्राप्त हैं या कहा जाता है कि राजा के अधिकार अनुल्लंघनीय हैं, उन्हें कोई भी नहीं हटा सकता, यह गलत है। बल्कि इसकी जगह उन्होंने बताया कि दैवी अधिकार जैसा कुछ नहीं होता, सबको बराबर अधिकार प्राप्त हैं, प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं और इस स्थिति में सब लोग बराबर हैं और जो सरकार स्थापित होगी वह जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। तो सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वह दैवी सिद्धांत के विरोध में आया और इसने राजतंत्र की जगह लोकतंत्र की वकालत की। हालांकि यह एक काल्पनिक समझौता था। इस तरह का ऐतिहासिक कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता जिसमें कि राज्य की उत्पत्ति के लिए यह देखा जाए कि लोगों ने मिलकर के समझौता किया। किंतु यह बात तो महत्वपूर्ण है कि इसने एक बड़ा परिवर्तन किया लोकतंत्र की स्थापना में। एक अन्य सिद्धांत है वह है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। अभी तक हमने जो मुख्य रूप से दो सिद्धांत पढ़े उन्हें लोगों ने खारिज कर दिया। पहले को धर्म और अंधविश्वास से जुड़ा होने के कारण और दूसरे को काल्पनिक होने के कारण। यह जो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है इसका यह मानना है, इसमें मैकाइवर, हेनरीमैन और बेजहार्ट
ये मुख्य रूप से महत्वपूर्ण इसके विचारक हैं। तो इसका मुख्य रूप से यह मानना है कि राज्य उत्पन्न नहीं हुआ न समझौते के द्वारा न ईश्वर की इच्छा से, बल्कि यह धीरे धीरे विकसित हुआ। कैसे विकसित हुआ? पहले लोगों ने आपस में रहना शुरू किया, उसके बाद परिवार बने, परिवारों से नातेदारी बनी, नातेदारियों का एक समूह बना, कबीले बने, और उसमें शक्ति का प्रयोग होने लगा। और इस तरह से यह जो जितना भी संयोग रहा उसने मिलकर के राज्य का निर्माण किया। तो यह राज्य की ऐतिहासिक व्याख्या करता है, ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर वर्णन करता है कि किस तरह से राज्य स्पष्ट सामने आया। और यह एक मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है, ना ही काल्पनिक है और ना ही अंधविश्वास में यह है, बल्कि यह वास्तविक रूप से ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। इसके अलावा ऐतिहासिक सिद्धांत व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूहों को महत्व देता है। यह मानता है कि समूहों से ही विकसित होकर के राज्य उत्पन्न हुआ, इसलिए व्यक्तियों के जो समूह है, परिवार है, समाज है, नातेदारी है, यह राज्य के लिए महत्वपूर्ण उत्पत्ति के कारक रहे हैं। अब जो ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत है अभी सर्वमान्य है और इसी के आधार पर यही राज्य की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत अभी वर्तमान में माना जाता है। एक अन्य सिद्धांत है वो है मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत मार्क्सवादियों ने भी राज्य की उत्पत्ति के लिए ऐतिहासिक सिद्धांत की तरह ही व्याख्या करनी शुरू की। उन्होंने भी यह माना कि राज्य धीरे धीरे विकसित हुआ और इस रूप में आया, लेकिन उनके पीछे एक अन्य तर्क था। उन्होंने आर्थिक रूप को ज़्यादा महत्व दिया। जो एंजल्स और मार्क्स की जो रचनाएं हैं उसमें उन्होंने बताया कि एक वर्ग के प्रारंभ से अभी तक समाज में दो वर्ग रहे हैं। एक वर्ग वह जो दूसरे का शोषण करता है, दूसरा जो शोषित होता है। तो शोषण करने वाले वर्ग ने दूसरे वर्ग के ऊपर शासन करने के लिए यह राज्य नामक यंत्र की रचना की। तो उसने अलग से जो मार्क्सवादी हैं उन्होंने अलग अलग अवस्थाओं के रूप में बताया कि पहले आदिम साम्यवाद व्यवस्था थी, मतलब एक ऐसी व्यवस्था थी जब राज्य नहीं था, सब लोग बराबर थे। साम्यवाद मतलब सब लोग बराबर थे। उसके बाद दास प्रथा आई, मतलब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गुलाम बनाया, अर्थात और उस गुलामी को वैधता प्रदान करने के लिए उसने राज्य की स्थापना की। फिर उसके बाद सामंतवादी प्रणाली आई, मतलब किसान थे और किसानों का शोषण करने वाले सामंत वर्ग के थे। फिर पूंजीवादी प्रणाली आई, पूंजीपति थे और पूंजीपति किसका शोषण करते थे? मजदूर वर्ग का। और उसके बाद जब यह सब नष्ट हो जाएगा तो साम्यवादी अवस्था आएगी। तो कुल मिलाकर के उन्होंने यह बताने की चेष्टा की कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करता है, उसका शोषण करता है, और वह इस शोषण के रूप में राज्य नामक यंत्र का इस्तेमाल करता है। मार्क्सवादी यह भी कहते हैं कि जब साम्यवादी प्रणाली स्थापित हो जाएगी फिर से सारे लोग बराबर हो जाएंगे, तो जब शोषण ही नहीं होगा तो शोषण के यंत्र की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी और इस तरह राज्य का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत सारे सिद्धांत हैं, उनमें से अलग अलग व्याख्याएं हैं, उनका अलग अलग दृष्टिकोण है। वर्तमान में ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत ज़्यादा मान्य है और इस ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत के कारण को ही वास्तविक माना जाता है। राज्य के बारे में, राज्य की उत्पत्ति के बारे में इस वीडियो में आपने देखा। इसके अलावा अन्य जो भी प्रश्न होंगे वह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद। महादेव।